हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का पुनः माँ काली कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं सागर सर आपके लिए लगातार वीडियो पे वीडियो ला रहा हूं और आप सबों का प्यार और सपोर्ट इतना मिल रहा है कि आज देखिए हम आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं। और इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन चैप्टर 1 का 25 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। अब आपको लगेगा कि सर ये तो वीडियो देखा हुआ है। भैया नहीं, आपने एपिसोड 1 देखा होगा। आप जो पिछला वीडियो देखे होंगे वो एपिसोड 1 था और ये एपिसोड 2 है। चैप्टर 1 से प्रकाश के परावर्तन से हमने 50 प्रश्न हमें करना है, जिसमें से कि 25 प्रश्न हम पहले से करवा चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लिंक ओपन करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी बात रही बात जो कि क्वेश्चन आज पढ़ना है, तो आज 25 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे प्रकाश के परावर्तन से। उसके अलावा यानी 25 ऑब्जेक्टिव हम लोग पहले कर चुके हैं, 25 और करना है। इससे क्या होगा, प्रकाश के परावर्तन से हम 50 प्रश्न कर लेंगे और 50 प्रश्न करने के बाद आपको कहीं से भी प्रकाश का परावर्तन से जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो नहीं छूटेगा। ये तो मेरी गारंटी रखिए कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन हम प्रकाश के परावर्तन से छूटने नहीं देंगे। तो आप दोनों वीडियो जरूर देखिए। अगर कोई आदमी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ओपन करके वो वाला वीडियो भी देख लीजिए, इसका एपिसोड 1। तो ये एपिसोड 2 है, प्रकाश के परावर्तन का ये एपिसोड 2 है। तो एपिसोड 2 को जरूर देखना है और आप सभी को पता ही है कि परीक्षा देने से पहले इस वीडियो को अवश्य देखना है, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग आप पहला प्रश्न करेंगे और बहुत मज़ेदार प्रश्न है, तो आप लोग जरूर करें, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा और आप सभी को पता है करना क्या है। क्या करना है बच्चों, तो करना यही है कि कॉपी में आपको क्या करना है, 50 से यानी 1 से लेके 25 नंबर तक आपको कॉपी में नोटिस करना है, ठीक है। 1 से लेके 25 नंबर तक नोटिस करना है और जैसे ही हम आंसर बताएंगे आपको तुरंत उसका बगल में उसका आंसर को लिखना है। समझ में आ रहा है? तो देखिए आंसर कैसे लिखना है। तो चलिए ये क्या है, तो पहला प्रश्न आप सबों के बीच देखिए क्या है। तो पहला प्रश्न है हमारा कि भाई प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, यानी प्रकाश के जो परावर्तन हैं उसके कितने नियम हैं। ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 4 और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो आप सभी को पता होगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आपतित किरण और कौन कौन, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है। और दूसरा नियम है हमारा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? यानी हम लोग पढ़े हैं प्रकाश का परावर्तन में कि ये आपतित किरण होती है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, ठीक है। और ये आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचा जाता है, ये अभिलंब है, ठीक है। तो ये तीनों एक ही समतल में होते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु होता है, आपतन बिंदु होता है और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण और आपतन बिंदु कोण, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को कहते हैं कोण आई, यानी आपतन कोण, और ये वाला कोण होता है परावर्तन कोण। तो आपतन कोण जो होता है हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऐसा हम लोग पढ़े हैं। तो यानी इसका मतलब ये है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो नियम हो जाएंगे 2। कितने हो जाएंगे? 2। तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर सही है कि 2 इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? तो आप लोगों को क्या करना है, इसका करेक्ट आंसर 2 मारना है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों, 2 आंसर कर देना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है,
तो कहता है उत्तल दर्पण का आवर्धन का महत्तम मान इनमें से क्या होगा। यानी उत्तल दर्पण का आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है। तो आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई। अब उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। तो कम से कम हाईएस्ट हाइट कितना होता है, तो हाईएस्ट हाइट होता है वस्तु का कम से कम वस्तु का आधा, वस्तु का आधा। इसका मतलब यह है कि अगर प्रतिबिंब हमारा यानी वस्तु की ऊंचाई x है तो प्रतिबिंब हमारा होगा x/2। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई 2 मीटर है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा कितना होगा, अधिक से अधिक 1 मीटर हो सकता है, उससे कम ही होगा। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो बनता है वो आधा से कम ही बनता है। यानी जितना हाइट का ओरिजिनल में वस्तु रहता है उसके आधे हाइट से भी कम। समझ में आ गया। तो इसका मतलब यह है आधे से भी कम बनता है। इसका मतलब यह है कि भैया अगर वस्तु की ऊंचाई 2 मीटर है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी 1 मीटर। अब वस्तु की हाइट है 2 मीटर, प्रतिबिंब की हाइट है हमारा 1 मीटर, तो इसका अनुपात क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई 1, वस्तु की ऊंचाई 2, तो 1/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। होगा कि नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया सी नंबर 1/2। समझ में आया। तो आप सभी को इसका आंसर सी कर लेना है कि भैया कभी भी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी, अधिक से अधिक जो ऊंचाई होगी वो हमेशा आधे तक ही होगी, आधा से ज़्यादा नहीं हो सकता है। समझ में आ गया। यानी अगर 2 मीटर की वस्तु है तो उसका जो है प्रतिबिंब जो बनेगा कम से कम आधा मीटर तक बनेगा, आधा से ज़्यादा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि 2 मीटर का वस्तु है तो प्रतिबिंब भी 2 मीटर का बन जाएगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। बताइए बच्चों, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। अब आपको करेक्ट आंसर देना है। ऑप्शन ए नंबर सुनिए, अवतल दर्पण, बी नंबर है उत्तल दर्पण, सी नंबर है दोनों, अवतल और उत्तल दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको करेक्ट आंसर करना है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। तो भैया सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो होता है अवतल दर्पण के जैसा। ऐसे अवतल दर्पण के लिए हम उपयोग और भी बताए थे कि हजामत यानी दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का यूज होता है, रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए भी अवतल दर्पण का यूज होता है। फिर उसके बाद क्या बताए थे बच्चों कि शल्य चिकित्सा वाला हो ही गया। उसके बाद हजामत और सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का यूज होता है। तो हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का यूज होता है। तो बहुत सारा यूज हम लोग पढ़े हैं, बहुत सारा यूज हम लोग पढ़े हैं। तो बस वही यूज के बारे में है कि भैया सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। तो आपको क्या आंसर याद रखना है, अवतल दर्पण के जैसा। कैसा याद रखना बच्चों, अवतल दर्पण जैसा। समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कहता है प्रकाश गमन कैसे करती है। प्रकाश जो है गमन कैसे करती है। ऑप्शन ए नंबर है सीधी रेखा में, बी नंबर है वक्र रेखा में, सी नंबर है गोलीय रेखा में, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर लगभग बच्चा जानते होंगे। ये हमको अच्छे से पता है कि भैया प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है। तो भैया प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। होगा या नहीं होगा। बिल्कुल 100% सीधी रेखा में ही प्रकाश गमन करती है। करती है कि नहीं करती है। कभी भी प्रकाश टॉर्च जलाए हैं तो कभी ऐसा हुआ है टॉर्च ऐसे करके ऐसे जाते हुए, या ऐसे करके घूम के ऐसे जाते हुए? नहीं। जब भी प्रकाश जाएगा सीधी रेखा में, जब भी जाएगा प्रकाश हमेशा किस रेखा में जाएगा, सीधी रेखा में। समझ में आ गया। तो प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कहता है प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। पिछला वीडियो में हम लोग किए थे कि प्रकाश की चाल हमारा निर्वात में कितना होता है। तो पिछला वीडियो में हम लोग कर चुके थे, आज फिर से देखते हैं कि भैया प्रकाश की चाल जो निर्वात है तो निर्वात में होती है कितना। आप सभी को याद होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है या नहीं होता है।
3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आप ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 3 गुना 10 पे पावर 8 केजी पर सेकंड, गलत है। 2 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये तो आपका कांच का होता है, तो ये भी गलत है। 3 गुना 10 पे पावर 7, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल होती है, कब? निर्वात में। अच्छा, ये निर्वात क्या होता है? निर्वात का मतलब होता है शून्य मीडियम, मतलब यानी कुछ भी ना हो, हवा उवा कुछ भी ना हो, शून्य हो वातावरण, उसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया निर्वात क्या होता है? चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? कहता है प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? सबसे पहले प्रकाश की जो ये स्पीड है 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये पहली बार सबसे पहले प्रकाश की स्पीड को किसने नापा था? तो भैया प्रकाश की स्पीड को किसने नापा था? ऑप्शन ए में है न्यूटन, बी में है गैलीलियो, सी में है रोमन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा? आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूटन। बिल्कुल न्यूटन जी ही प्रकाश को सबसे पहले प्रकाश की स्पीड को बताए थे। ऐसे आप लोगों को पता होना चाहिए, फिजिक्स का किंग अगर है तो न्यूटन है। फिजिक्स के पिता कहे जाते हैं किसको? न्यूटन को। कहे जाते हैं कि नहीं कहे जाते हैं? तो इस आधार पे भी याद रखिएगा कि फिजिक्स में प्रकाश के बारे में किसने बताया, प्रकाश की चाल के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो न्यूटन इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बच्चों? चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। कहता है प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? ऑप्शन ए नंबर है अनुप्रस्थ, बी नंबर है, यहाँ बी होगा, ये सी है। ऑप्शन बी नंबर है अनुदैर्ध्य, सी नंबर है दोनों, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो भैया इनमें से प्रकाश कौन सी तरंग है? तो याद रखना है प्रकाश हमेशा कौन सी तरंग होती है? वो तरंग होती है अनुप्रस्थ तरंग, ए नंबर। अब कहिए याद कैसे रहेगा? भैया अनुप्रस्थ होगा कि अनुदैर्ध्य होता है? तो समझिएगा ध्वनि जो है ना, ध्वनि पूछेगा ध्वनि कौन सी तरंग है, तो याद रखिएगा अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि हमारा अनुदैर्ध्य तरंग है और प्रकाश हमारा अनुप्रस्थ तरंग है। अब इसको याद कैसे करेंगे तो समझिएगा। आप देखिएगा प्रकाश में प्र लगा है और अनुप्रस्थ में भी क्या लगा है? प्र लगल है। ध्वनि में ध्व लगल है तो अनुदैर्ध्य में भी ध्व लगल है कि नहीं लगल है? इसका मतलब ये है कि भैया प्र वाला का आंसर प्र वाला होगा, ध्व वाला का आंसर ध्व वाला होगा। अब बताइए प्रकाश कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ, प्र से प्रकाश बना, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा अनुप्रस्थ। प्रकाश कौन सी तरंग है भैया? अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर अगला आते हैं। कहता है वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है उसे क्या कहते हैं? कहता है कि जब किरणों के समूह, अच्छा किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि वे किरण पुंज जो एक ही बिंदु से निकलकर फैल जाती है, जैसे एक बिंदु है, इस बिंदु से निकलकर बहुत सारी किरण चारों तरफ फैल गई है, ऐसे किरण को क्या कहते हैं? ऐसे किरण पुंज को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भैया एक ही बिंदु से निकलकर जब फैलती है तो इसको हम लोग कहते हैं अपसारी। क्या कहते हैं? अपसारी, चारों दिशा में फैल जाना, अर्थात इसका बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, अपसारी। तो भैया अभिसारी में क्या होता है तो समझिएगा इसका उल्टा। जब प्रकाश की किरणें अलग अलग जगह से आकर एक ही बिंदु पर मिलती है, एक ही बिंदु पर जब आकर मिलती है तो इसको कहते हैं अभिसारी। क्या कहते हैं बच्चों? अभिसारी। इसको कहते हैं अपसारी। और जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो ऐसे तो इसको कहेंगे समांतर। क्या कहेंगे बच्चों? समांतर। तो क्वेश्चन अभी क्या है कि वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है, मतलब यहां से निकलकर फैल रही है, तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे अपसारी किरण पुंज। इसे क्या कहेंगे बच्चों? अपसारी किरण पुंज। और इसे क्या कहेंगे? जब एक ही बिंदु पर मिलेगा तो अभिसारी, और जब एक दूसरे के पैरेलल हो तो इसको क्या कहेंगे? समांतर। क्या कहेंगे बच्चों? समांतर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि आपतन कोण इनमें से किसके बराबर होता है?
ऑप्शन ए नंबर है अपवर्तन कोण, बी नंबर है परावर्तन कोण, सी नंबर है विचलन कोण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? तो समझिएगा, हम प्रकाश का परावर्तन का नियम अभी आप लोगों को बताए कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है। ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है और ये इधर जाती है, इसको कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। और इसके बीच होता है अभिलंब और इस कोण को कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, और इस कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। और प्रकाश का परावर्तन का दूसरा क्या नियम होता है कि ये जो आपतन कोण होता है ये किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। तो यही क्वेश्चन तो यहाँ पूछा है ना कि आपतन कोण किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए अपवर्तन कोण नहीं, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बिल्कुल सही है। आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, इसका बी नंबर इसका आंसर करेक्ट है। समझ में आया? तो आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। क्वेश्चन क्या है कि जो श्वेत प्रकाश है, जैसे सूर्य की रोशनी सब है, ये कितने रंग से बना होता है। तो भैया समझिएगा, ये जो श्वेत प्रकाश है ये होते हैं कुल मिला के 7 रंगों के मिश्रण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर सही है, 7 रंग। अब इसको कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं? तो भैया इसको चेक कर सकते हैं प्रिज्म की सहायता से। प्रिज्म क्या होता है? 5 सतहों से बना हुआ घिरा हुआ कांच का टुकड़ा होता है। जब इससे प्रकाश को गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में बट जाती है। तो इससे प्रूफ होता है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का बना होता है? तो 7 रंगों का। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। समझ में आ गया बच्चों? कितना मजा आ रहा है? देखिए बहुत मजा आ रहा है, बस आप लोगों का सपोर्ट इसी तरीका से मिलते रहे। कुछ लोग सिर्फ वीडियो को देखकर भाग जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब भी करें। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो आप लोग प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। और मज़ा बहुत आएगा। अभी हम आपके लिए बहुत लंबा लंबा सीरीज लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो। एग्ज़ाम का समय आते आते तक में बहुत सारा वीडियो अपलोड रहेगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, बहुत सारा वीडियो हम ला रहे हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, सिर्फ सपोर्ट कीजिए और अपने मित्रों में शेयर भी कीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। तो कहता है जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जैसे परावर्तक सतह क्या होता है, जैसे ये वाला हुआ, देखिए ये अंदर की ओर धंसा हुआ है। परावर्तन तो इधर से होगा ना, किरण तो इधर से आएगा, तो जिधर से किरण आए उसी को कहते हैं, उस एरिया को कहते हैं परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह धंसा हुआ है मतलब ऐसे, इसका मतलब कलर बाहर से होगा। तो परावर्तक सतह जब धंसा हुआ रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कौन सा दर्पण, बताइए ये कौन सा दर्पण है। तो इसे कहते हैं भैया, ए है उत्तल दर्पण, गलत है। बी है अवतल दर्पण, बिल्कुल अवतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण भी गलत है, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, अवतल दर्पण। क्या होगा भैया, अवतल दर्पण इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, और अगला प्रश्न हमारा ये है। तो अगला प्रश्न है हमारा क्या, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। देखिए अच्छे से समझिए कि जैसे कोई दर्पण है और कोई बिंदु से प्रकाश की किरण आई, फिर आके दूसरे बिंदु पर मिल जाती है, उसे क्या कहते हैं इस बिंदु को। तो किरण तो यहाँ से शुरू हुआ है, अब आके कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर। तो ये होता है बिंब, और इसको कहते हैं प्रतिबिंब। क्या कहते हैं बच्चों, प्रतिबिंब। तो किसी वस्तु, किसी बिंदु से, कोई बिंदु से जब प्रकाश चलती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद, ये दर्पण है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। अब कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं, तो भैया यहाँ पर लिखा है मिलती है। अगर लिखा हुआ रहे मिलती है तो इसका मतलब हुआ वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक। अगर यहाँ लिखा रहता मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब सिर्फ बता रहा है, मिल नहीं रहा है, सिर्फ बता रहा है कि मिलती हुई प्रतीत होती है, तब हो जाता काल्पनिक प्रतिबिंब।
समझ में आ गया बच्चों। तो यहां पर कह रहा है कि जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहेंगे, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। कौन प्रतिबिंब कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आएंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है देखिएगा, कहता है अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आप सभी को पता होगा कि ये एक अवतल दर्पण होता है और सबको पता है यहाँ होता है ध्रुव, यहाँ होता है फोकस और यहाँ होता है सेंटर। अब वक्रता केंद्र इसी को कहते हैं, वक्रता केंद्र पर जब प्रतिबिंब होता है तो ये प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो एक किरण तो इससे आके टकरा के फोकस से गुजरेगी और दूसरा फोकस से टकरा के यहाँ आके मिलेगी, अर्थात कहाँ में बनेगा, सेंटर पर ही। तो ये अगर ए बी है तो ये बनेगा क्या, ए डैश, यहाँ ए डैश हो जाएगा, यहाँ बी डैश हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि अगर वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब यानी वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो भैया उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। समझ में आ गया बच्चों। देखिए यही चीज समझने वाली बात है कि भैया जब जब वक्रता केंद्र पर रहे, सिर्फ वक्रता केंद्र के केस में याद रखना है कि वक्रता केंद्र पर जब प्रतिबिंब वस्तु रहे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से टकराने के बाद कहाँ बनता है, तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। समझ में आ गया। कैसा बनता है, तो सेम टू सेम, बस वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, इतना याद रखना है। तो वही कहता है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो भैया प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। पूछेगा कैसा बनता है, तो आपको बोलना है भैया उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, कहता है दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं। जैसे कोई दर्पण है, ये दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है और इसकी जो लंबाई होगी यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई होगी, लेंथ होगी, ठीक है, इस लेंथ को क्या कहते हैं, तो इस लेंथ को कहते हैं द्वारक। क्या कहते हैं, द्वारक। याद रखना बच्चों कि दर्पण की जो लंबाई होती है उस लंबाई को कहते हैं दर्पण का द्वारक। क्या कहते हैं बच्चों, द्वारक। तो वही क्वेश्चन है कि दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, द्वारक। समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, तो कहता है कि किस दर्पण का उपयोग किसी वस्तु को छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। अब आप सभी को पता है कि छोटा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो उत्तल दर्पण में। कहाँ बनता है, उत्तल दर्पण में। और कितना साइज का बनता है, तो छोटा बनता है। समझ में आ गया, छोटा बनता है। कैसा बनता है, तो भैया हमेशा सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा। आप याद रखना है 3 केस, आप लोग कभी कभी भूल जाएंगेगा, इसीलिए हम लोग बताते हैं, अवतल, उत्तल और समतल। ठीक है, ये 3 चीज याद रखिएगा कि प्रतिबिंब कैसा बनता है तीनों में। अगर उत्तल पूछे तो आपको याद रखना इसमें बनता है सीधा और छोटा, सीधा और छोटा। और सीधा प्रतिबिंब हमेशा होता है काल्पनिक। कैसा होता है, काल्पनिक। अब अगर समतल दर्पण में पूछेगा तो इसमें याद रखिएगा सीधा, बराबर, वस्तु के बराबर और काल्पनिक। याद रहेगा, दोनों का तो सेम ही है, बस समतल में बराबर है, इसमें बस छोटा है। समझ में आ गया। अब अवतल में जब पूछे तो इसमें भैया सीधा भी बनेगा, उल्टा भी बनेगा, वास्तविक भी बनेगा, काल्पनिक भी बनेगा, छोटा भी बनेगा, बराबर भी बनेगा, यानी सब बनेगा। दुनिया का सब चीज इसमें है अवतल दर्पण में। समझ में आ गया। तो ये 3 चीज याद रखना है कि भैया अभी क्वेश्चन क्या था कि किस दर्पण का उपयोग किसी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब, तो छोटा भी है सीधा भी है, तो किस में, तो भैया उत्तल दर्पण में। किस में, तो उत्तल दर्पण में। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, तो आप सभी को पता होना चाहिए ए नंबर इसका सही है, उत्तल दर्पण। आप कहिएगा सर इसमें भी तो ऐसा होता है, भैया होता है लेकिन हमेशा नहीं होता, यहाँ हमेशा की बात कही गई है। समझ में आ गया, यानी किस दर्पण में ऐसा होता है, तो भैया उत्तल दर्पण में होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं।
अगला प्रश्न हमारा क्या है, कहता है एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति क्या होगी, वस्तु की स्थिति क्या होगी जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो। अब देखिए एक अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है और ये आपका क्या है, ये ध्रुव होता है और ये फोकस होता है और ये होता है सेंटर। अब क्या कहता है कि वस्तु की स्थिति क्या होगी जब वस्तु कहाँ है, ध्रुव और फोकस के बीच। ये ध्रुव है और ये फोकस है, इसके बीच कोई वस्तु है, इसके बीच में कोई वस्तु है, मान के चलिए यहाँ वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो सबसे पहला बात कि एक लाइन तो फोकस से गुजरेगा, दूसरा लाइन कहाँ से गुजरेगा, सेंटर से। और आप सभी को पता होना चाहिए ये लास्ट में जाके कहाँ मिलेगा, पीछे जाके मिलेगा और पीछे मिलेगा अर्थात यहाँ मिलेगा। अगर ये ए बी है तो यहाँ बनेगा ए डैश बी डैश। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है समझिएगा, ये प्रतिबिंब की आपको डायग्राम बता दिए कि जब ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु रहते हैं तो प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब, इसका जो प्रतिबिंब है, ये वस्तु जो है, इस वस्तु का प्रतिबिंब पीछे बनता है, दर्पण के पीछे। कैसा बनता है, तो सीधा बनता है, लेकिन ये रियल फोटो नहीं होता है, ये काल्पनिक होता है। तो आपको तो ऐसे भी पता है कि सीधा प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, तो सीधा और काल्पनिक होता है। और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, तो वस्तु से बड़ा भी होना चाहिए, काल्पनिक भी होना चाहिए। तो यहाँ काल्पनिक और बड़ा है, ऑप्शन ए नंबर इसका है काल्पनिक और बड़ा, बी नंबर है वास्तविक और छोटा, सी नंबर है वास्तविक और बड़ा और डी नंबर है काल्पनिक और छोटा। तो काल्पनिक तो है लेकिन वस्तु से बड़ा है, वस्तु से क्या है, बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, काल्पनिक और बड़ा। क्या हो जाएगा बच्चों, काल्पनिक और बड़ा, इसका ए नंबर करेक्ट होगा। क्योंकि देखिए एक तो पहला बात कि फोटो रियल फोटो नहीं बना, क्योंकि फोटो रियल बनेगा तो इधर बनेगा। ये फोटो हम लोग इमेज किए कि भैया नहीं ऐसा बनेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक। इसको क्या कहते हैं बच्चों, काल्पनिक। ये काल्पनिक हो गया। अब काल्पनिक प्रतिबिंब है, यहाँ ए बी है और इसी लाइन के ऊपर में ये बना है ए डैश बी डैश। तो देखिए साइज सीधा है, ये ऐसा है तो ये ऐसा है, सीधा, सीधा भी है बड़ा भी है। काल्पनिक यानी कल्पना किए, काल्पनिक और बड़ा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। समझ में आ गया बच्चों। तो ये चीज़ है हमारा, कुछ डायग्राम आपको समझना होता है, समझिए तब जाके देखिएगा प्रकाश का परावर्तन में कितना मजा आता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कहता है आवर्धन का धनात्मक मान प्रतिबिंब का क्या बताता है। तो आवर्धन जब धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब का क्या बताता है। तो याद रखिएगा जब प्रतिबिंब सीधा होता है, प्रतिबिंब सीधा होता है तो आवर्धन होता है प्लस यानी धनात्मक, और जब प्रतिबिंब उल्टा होता है, प्रतिबिंब उल्टा होता है तो आवर्धन होता है ऋणात्मक। क्या होता है बच्चों, ऋणात्मक। तो क्वेश्चन है कि आवर्धन का धनात्मक मान प्रतिबिंब का क्या बताता है। तो धनात्मक मतलब यानी वो वस्तु यानी प्रतिबिंब सीधा है, यही बताता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, आप सभी बताइए। पहला है प्रतिबिंब सीधा, प्रतिबिंब उल्टा, प्रतिबिंब बहुत बड़ा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि भैया प्रतिबिंब सीधा है, आवर्धन बस यही बताता है कि भैया प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, कहता है वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण में नहीं बनता है। यानी कौन सा दर्पण है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। तो भैया कौन सा दर्पण है। तो आप सभी को अभी तुरंत बताए थे कि अवतल में तो सब तरह का दर्पण बनता है, वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है, अभी तुरंत बताए ना आपको। लेकिन उत्तल और समतल एक ऐसा दर्पण है, उत्तल और समतल दोनों में हमेशा प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक। कैसा बनता है, काल्पनिक। तो यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण में नहीं बनता है। तो क्या होता है, तो उत्तल और समतल में वास्तविक नहीं बनता है तो कैसा बनता है, काल्पनिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तल दर्पण, बी नंबर है समतल दर्पण। भैया दोनों में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता। यहां देखिए क्वेश्चन है वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, मतलब नहीं बनता है वास्तविक, काल्पनिक बनता है, वास्तविक नहीं बनता है तो कैसा बनेगा, काल्पनिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण दोनों। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, उत्तल एवं समतल दोनों, उत्तल और समतल दोनों। समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं।
अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, कहता है परावर्तित किरण दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच कोण क्या होगा। तो ये मान के चलिए ये समतल दर्पण है और ये आपतित किरण है, आपतित किरण है और ये है परावर्तित किरण, ठीक है। और इसके बीच खींचा जाता है अभिलंब। क्या खींचा जाता है बच्चों? अभिलंब। तो क्वेश्चन पूछ रहा है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए जो अभिलंब होंगे इसके बीच का कोण को क्या कहेंगे। तो इसको कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं बच्चों? परावर्तन कोण। अच्छा, इसको कौन कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है आपतन कोण, नहीं। बी नंबर है परावर्तन कोण, बिल्कुल सही है, परावर्तन कोण कहते हैं। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बच्चों? देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन सब है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहता है, जब अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो वस्तु अनंत पर हो, किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। तो ये एक अवतल दर्पण बना लेते हैं, यहां ध्रुव होता है, यहां फोकस होता है और यहां सेंटर होता है। आप सभी को पता होगा कि जब भी अनंत से प्रतिबिंब बनाते हैं तो वहां से ऊपर एक लाइन ऊपर से खींच के लाते हैं और एक लाइन नीचे से, और ये लाइन जब भी दर्पण से टकराता है, और अवतल दर्पण का काम है किरण को मोड़ना, क्योंकि ये अभिसारी होते हैं, तो ये किरण को मोड़ेंगे तो किरण कहाँ जाके कटा? एफ पर, यानी भैया प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर, एफ पर बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ध्रुव पर? नहीं भैया, नहीं बनेगा। फोकस पर, बिल्कुल सही है, फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब। कहाँ पर बनेगा बच्चों? फोकस पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आया कि जब भी अनंत पर वस्तु हो तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। इसका उल्टा भी याद रखिएगा कि यदि फोकस पर वस्तु हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। इसका उल्टा याद रखना। समझ में आ गया? चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, कहता है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r का मान दिया है 2.5 सेंटीमीटर। पूछ रहा है फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी बराबर आप सभी को पता है ना, r/2 होता है। तो f बराबर होता है r/2, तो हो जाएगा 2.5/2। तो कितना होगा? दशमलव उड़ा नीचे 0। तो अगर कटाएं तो 5 चौके 20, 25 25, 5/4 आ जाएगा। तो 5/4 है, तो दशमलव में अगर करें तो 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4 बचा 1 0, 4 दूनी 8, फिर 4 पंचे 20, यानी 1.25 मीटर आ जाएगा सेंटीमीटर। तो भैया ऑप्शन में क्या है? 10 सेंटीमीटर, भैया गलत है। बी में 5 सेंटीमीटर, ये भी गलत है। सी में 1 सेंटीमीटर, ये भी गलत है। अर्थात इसका डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। 1.25 सेंटीमीटर इसमें नहीं है ना, इसका मतलब डी नंबर होगा आंसर। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, कहता है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। आप सभी को पिछला क्लास में भी कराए थे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, और एक ट्रिक भी बताए थे कि भैया उत्तल दर्पण है ना, उत्तल कितने अक्षर का? 3 अक्षर का। और अवतल कितने अक्षर का? 4 अक्षर का। तो मान के चलिए अगर ये अक्षर ना कहें, ये रुपया कहें, इसके पास 3 रुपया है और इसके पास 4 रुपया है, तो बताइए किसको धन की जरूरत है? धन की किसको जरूरत है? तो धन की जरूरत किसको है? तो भैया जिसके पास कम है, तो भैया इसको धन की जरूरत है। और ई बेचारा के पास ज्यादा है, तो इसके पास ये अगर किसी को दे सकता है तो क्या दे सकता है? ऋण दे सकता है, कर्जा दे सकता है। तो इसका मतलब है कि उत्तल का आंसर हो जाएगा धन से बना धनात्मक और अवतल का बना ऋण से ऋणात्मक। तो इसका मतलब है करेक्ट आंसर होगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी बच्चों? तो 3 अक्षर का है, कम है, धन की जरूरत है, तो भैया धनात्मक। ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, धनात्मक। समझ में आ गया? कैसा लगा ये ट्रिक, ये बताइएगा कमेंट में, ठीक है। कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपका, कभी गलत नहीं होगा, ऐसे याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा धनात्मक। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, कहता है चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब, बिंब माना होता है वस्तु, वस्तु की दूरी ली जाती है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग दर्पण सूत्र से निकालते हैं तो वस्तु की दूरी हो या प्रतिबिंब की दूरी हो, हमेशा लिखा जाता है, यू हमेशा होता है माइनस में।
वस्तु की दूरी को हमेशा किस में लिखा जाता है? माइनस में। यस या नो? लिखा जाता है ना। तो वस्तु को ही यहाँ बोला गया बीम। तो बीम की दूरी हमेशा कैसी होती है? वो माइनस में होती है, अर्थात ऋणात्मक होती है। तो ऑप्शन ए नंबर है धनात्मक, गलत है। बी नंबर है ऋणात्मक, बिल्कुल सही है, ऋणात्मक इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हम लोग हमेशा दर्पण में यू हमेशा किस में लेते हैं? माइनस में। यानी क्या होता है? वस्तु यानी बीम की जो दूरी होती है, बीम अर्थात वस्तु की जो दूरी लेती है हमेशा क्या लेते हैं? माइनस में, यानी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, कहता है आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन बराबर हम लोग पढ़े हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। अब मान के चलिए कि प्रतिबिंब है 5 मीटर, 2 मीटर, और वस्तु है कितना? 1 मीटर। तो मीटर मीटर कट गया तो 2/1 तो 2 आया। मीटर मीटर तो पहले कट चुका है, तो बचा क्या? तो कुछ नहीं, अर्थात इसका मतलब है मात्रक विहीन। मात्रक विहीन मतलब मात्रक होगा ही नहीं कुछ भी। तो आवर्धन का मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक कुछ भी नहीं, यानी इसको हम लोग कहेंगे मात्रक विहीन है। मात्रक विहीन है। ऑप्शन नंबर ए है डायोप्टर, गलत है। न्यूटन, ये भी गलत है। तो मात्रक विहीन इसका सही आंसर होगा। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया? चलिए अब आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने ये रहा। जैसे आखिरी प्रश्न करते हैं बच्चा फटाक दे के भाग जाता है, अंतिम बात तो सुनते ही नहीं है आप लोग। तो अंतिम बात यही रहता है कि आप लोग वीडियो देख के भाग जाते हैं। कमेंट एक बार कीजिए, और जो पहली बार चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब भी कीजिए, और प्लेलिस्ट में जाके देखिए आपके लिए कितना बड़ा वीडियो है। इसमें प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो है, आप लोग वहाँ से जाके देखिए, अच्छा लगेगा आप लोगों को, तो वहाँ बिल्कुल जाके देखिए, ठीक है। चलिए ये आखिरी क्वेश्चन है, कहता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो कोई गोलीय दर्पण है, उसका परावर्तक जो होता है, परावर्तक सतह तो यही होता है ना, ये वाला, इसका जो होता है, इसका केंद्र, बीच वाला जो होता है केंद्र, इसको क्या कहते हैं? तो भैया इसको कहते हैं हम लोग क्या? ध्रुव। क्या कहते हैं बच्चों? ध्रुव कहते हैं। तो वही कहता है कि गोलीय दर्पण जो होता है, कोई भी गोलीय दर्पण अवतल हो या उत्तल, उसका परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, यानी जैसे ये परावर्तक पृष्ठ है, इसका केंद्र को क्या कहेंगे? इसके केंद्र को हमेशा कहा जाता है ध्रुव। ऑप्शन ए है फोकस बिंदु, गलत। ध्रुव बिल्कुल सही है, बी नंबर सही है। सी है वक्रता बिंदु, गलत। डी नंबर भी गलत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्रुव। समझ में आ गया? तो ध्रुव इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जैसा कि हमने वादा किया आपसे कि भैया हम 25 प्रश्न आप लोगों को करवाएंगे, और 25 प्रश्न कर चुके हैं हम लोग, और अच्छे से हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आप लोग अगर पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और बहुत लोग इस वीडियो को देखकर भाग जाते हैं, एक बार कमेंट कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए। आप लोगों का कमेंट हम पढ़ते हैं, अच्छा लगता है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, प्रकाश के अपवर्तन को लेकर हम आएंगे, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन का एपिसोड 1 और एपिसोड 2 दोनों खत्म हो गया है। जो अगर नहीं देखे एपिसोड 1, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एपिसोड 1 भी दिया हुआ है, तो एपिसोड 1 को जरूर देख लीजिए, फिर एपिसोड 2 देखिए, दोनों वीडियो देख लीजिए। दोनों वीडियो से 50 प्रश्न हैं, और एग्जाम में 50 प्रश्न से बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।